पूरे समुद्र में एक लोटे के बराबर इन्वेस्टर हूं। इससे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं। उन लोग इस चीज को ना ऐसे इतने 97 पेजेस को ना काम बांट देते हैं अपनी टीम में। एक एक पन्ना मैग्नीफाइंग ग्लास से एक एक चीज पड़ता है, और उससे वो लोग नोट्स बनाते हैं और उनको पता चलता है कि कंपनी क्या कर रही है। और ये सब चीजें उनको 21 दिन पहले मिलती है ना एजीएम के। तो इसके ऊपर पूरे सवाल जवाब उन लोग रेडी कर रखते हैं, क्योंकि उनको साल में एक बार ही मौका मिलता है कंपनी से कम्युनिकेट करने का एजीएम में। तो जो जो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एएस के थ्रू डिस्क्लोज होकर मिलती है उनको, उसके ऊपर सीरियस कन्वर्सेशन होता है एजीएम में। सीरियस शेयर होल्डर। आप लोग ने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा। राकेश झुनझुनवाला जो अभी लेट इन्वेस्टर, मृत्यु हो गई उनकी। I have seen live. I can send you the report, the clippings, YouTube clippings of how Rakesh Jhunjhunwala used to argue at high pitch with managements like this Titan, Tanishq, Lupin, Cipla. I have seen live. और उसकी जब वो जब सवाल जवाब करता था ना कॉन कॉल में, तो मीडिया चैनल वाले ना बाइट निकाल के अपनी टीवी में डालते थे। क्योंकि वो ऐसे बात करता था राकेश झुनझुनवाला कि मैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट में देख रहा हूं कि इस बार आपने इतने रुपए का प्रोविजन बनाया है, इतने रुपए की कंटिजेंट लाइबिलिटी बनाई है। व्हाट इफ दिस कंटिजेंट लाइबिलिटी मटेरियलाइजेस? अगर ये मटेरियलाइज हो गया तो आपका कितना प्रॉफिट डाउन हो जाएगा? और प्रॉफिट अगर डाउन हो गया तो फिर आपका शेयर प्राइस क्या रहेगा? आप मैनेजमेंट होके कर क्या रहे हो उस कंटिजेंट लाइबिलिटी को मटेरियलाइज होने से रोकने के लिए? अब राकेश झुनझुनवाला आप सीए है, पर राकेश झुनझुनवाला इम्पॉसिबल कि 97 पेज की रिपोर्ट बैठ के खुद पढ़ता होगा इतनी डिटेल में। अभी आपको दिखाऊंगा, देखो कैसा दिख रहा है, एकदम चीटी जैसा। पर ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर की 500 500 300 सीए लोगों की टीम होती है। उसकी एंटिटी का नाम है रेयर इंटरप्राइज। उस एंटरप्राइज में आप और मेरे जैसे सीए लोग काम करते हैं, और ये सब पढ़ना उनका डेडिकेटेड काम होता है। आज इंडिया में एक महीने में 20,000 करोड़ रुपए का एसआईपी करते हैं लोग, सिस्टमेटिक इंडिविजुअल प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। किसी का 500 रुपए पर मंथ लगता है, किसी का 5,000 रुपए पर मंथ लगता है, मेरे दोस्तों का 5 लाख रुपए पर मंथ लगता है। और म्यूचुअल फंड में उन लोग डालते हैं पैसा। और म्यूचुअल फंड वाले इंडिया में हैं अच्छे 40-50 बड़ी बड़ी एंटिटीज। और इंडिया में कंपनी है अच्छी, मान लीजिए 1,000। तो उन्हीं 1,000 कंपनियों में म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट करते हैं। लोगों का 7 लाख करोड़ रुपए लगा हुआ है। 7 लाख करोड़ रुपीज लोगों का। और फॉरेनर लोग का भी 7 लाख करोड़ रुपए। इट्स ह्यूज नंबर्स, ह्यूज नंबर्स। और जब किसी का इतना पैसा किसी कंपनी पे लगा हुआ होता है, तो सोचो कंपनी की चौकीदारी कैसे करते होंगे वो लोग। मैं तो ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स को जानता हूं, बिलीव मी। मैं आपको कभी इसके ऊपर अनरिकॉर्डेड बातें बोलूंगा। जिन इन्वेस्टर्स का कंपनी के बारे में इतना नॉलेज है और इतना विजन है और इतना पैसा लगा के रखे हैं, जितना कंपनी के की मैनेजरियल पर्सोनल का खुद का नहीं लगा हुआ होता। यू हैव टू बिलीव मी। एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला का 7% स्टेक है। पूरी कंपनी की वैल्यू है 10,000 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ रुपए में से 700 करोड़ रुपए अकेले राकेश झुनझुनवाला ने लगाया हुआ है। और कंपनी के फाउंडर का भी इतना पैसा नहीं लगा हुआ है। काफी सारा पैसा पब्लिक का है। तो आप सोचो, जैसे लोग जमीन खरीदते हैं, लोग गोल्ड खरीदते हैं, डायमंड खरीदते हैं, लोग घर खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, तो कितनी आरएनडी करके खरीदते हैं और कितना ख्याल रखते हैं उस चीज का। आज से आज आप एक बात याद रखना। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास से ऊपर की बात कर रहा हूं, अपर रिच क्लास, अल्ट्रा रिच क्लास, उनकी रियल एसेट्स लाइफ में शेयर्स होती है। शेयर्स में इन्वेस्ट करना बहुत बड़े इन्वेस्टर्स का शौक होता है, जिनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा होती है। आज आप जेफ बिसोस निकाल दो, जैक मा निकाल लो, मुकेश अंबानी देख लो, उदय कोटक देख लो, कुमार मंगलम बिरला देख लो, महिंद्रा महिंद्रा के चेयरमैन देख लो, रतन टाटा देख लो, और व्हाट नॉट यार, टेस्ला के मालिक को देख लो, एलन मस्क को। जितने 8-10 लोगों का नाम बताया मैं, सब लोगों की जो नेटवर्थ निकालोगे ना, तो 95% नेटवर्थ इज इन शेयर्स। बाकी उन लोग को जमीन जायदाद रजवाड़ों टाइप कोई ज्यादा शौक नहीं रहता। जिस घर में रहते हैं, जिस थोड़ी बहुत ऑफिस ओन करते हैं, बात खलास वहीं पे। इतना बड़ा अमीर इंसान है मुकेश, ये राकेश झुनझुनवाला। नेटवर्थ शायद 8-10 हजार करोड़ रुपए है। अपने ऑफिस और अपने घर के अलावा कोई रियल एस्टेट नहीं है पब्लिक रिकॉर्ड में। हालांकि घर भी उसका 500-500 करोड़ रुपए का हो सकता है, बट उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जितने पैसे सब शेयर में लगाते हैं, कर्जा लेके भी शेयर में ही लगाते हैं, क्योंकि शेयर की जानकारी है।
अब मैं आपको अपनी मेन बात पे लेके आ रहा हूं। ये सब बातों का मकसद क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो डिस्क्लोजर्स हैं ये उन लोगों के लिए रिलेवेंट है, नहीं तो आपको जीवन भर समझ ही नहीं आता कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ काय को रहा हूं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया क्यों गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए बनाया गया है कि अक्रॉस इंडिया की सारी कंपनियां इन्वेस्टर को बेवकूफ ना बना सके। एकदम मैं आपको खरी लैंग्वेज बता रहा हूं। अगर कसम से कहता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता ना, बेच देते कंपनी वाले इन्वेस्टर लोग को बेवकूफ बना बना के। एंड थैंक्स टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज की तारीख में मास्टरमाइंड को भी लेके आ जाओ आप, कोई आदमी इन्वेस्टर को बेवकूफ नहीं बना सकता। ऐसा होता तो आज पेटीएम वाले सत्यम वाले बर्बाद नहीं हो चुके होते। आज की तारीख में सभी कंपनियों को अकाउंटिंग एक जैसी करनी है, मन से नहीं कर सकते। रूल बने हुए हैं, ऐसा होगा तो ये एंट्री पास करो, वैसा होगा तो ये डिस्क्लोज करो, ऐसा होगा तो वो नहीं करोगे तो इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिटर अपॉइंट हुए वो ईमानदार है, वो तुरंत ऑडिट रिपोर्ट में लिख देंगे कंपनी का मैनेजमेंट नोटोरियस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं कर रहा है। और आई स्वेयर बाय गॉड, अगर एक दिन ऑडिट रिपोर्ट में लिख के आ गया ना ऑडिटर के तरफ से कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं किया, मैं लॉ में पढ़ाऊंगा आपको, तूफान हो जाता है तूफान। कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाती है, शेयर प्राइस ऐसे क्रैश करते हैं। और शेयर प्राइस क्रैश करने से आप बोलोगे नुकसान किसको हुआ? अरे बेटा पब्लिक को तो छोटा मोटा हुआ नुकसान, कंपनियों में ज्यादा होल्डिंग तो प्रमोटर लोग की होती है ना। ऐसे आंखों के सामने देखना पड़ता है प्रमोटर को कि मैं थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बना अकाउंटिंग करने में, ऑडिटर ने लिख डाला कि कंपनी ने ऐसा ऐसा किया, शेयर मार्केट में वो रिपोर्ट छपी, और जब छपी तो सब इंस्टीट्यूशन और बाकी इन्वेस्टर लोग ने शेयर को कौड़ियों के दाम बेचने का फैसला कर दिया। और जब कौड़ियों के दाम शेयर बिकते हैं तो सबसे पहले जो गरीब होता है वो प्रमोटर होता है। अगर आप लोग अपनी मोबाइल में इन शॉर्ट्स वाला ऐप डाउनलोड करके रखे होते होंगे या कोई भी बिजनेस चैनल सुनते होंगे, तो लास्ट आज सैटरडे है ना, इस ट्यूसडे की सबसे ब्रेकिंग न्यूज थी कि टाइटन कंपनी का शेयर 600 रुपए गिरा, 3,800 से 3,200 रुपए हुआ। उसमें रेखा झुनझुनवाला जो राकेश झुनझुनवाला की वाइफ है, उसके पास जो होल्डिंग है 1 करोड़ शेयर्स की है, 600 रुपए शेयर गिरा 3 घंटे में, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो। और 600 करोड़ रुपए का एक प्रकार से उसकी होल्डिंग की वैल्यू डाउन हो गई। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? शेयर का रेट था 3,800, झुंझुनवाला के पास था 1 करोड़ शेयर, रेट हो गया एक ही दिन में 3,200। क्यों हुआ 2 मिनट बाद बताऊंगा। वैल्यू तो 600 करोड़ कम हो गई। और हुआ इसलिए क्योंकि, अच्छे से सुनना, उन लोगों ने डिस्क्लोजर में डाला क्योंकि एएस बोलता है कि आपको बिजनेस में जो रिस्क दिखते हैं ना उसको आपको डिस्क्लोज करना है। आपको पता है, अपने पेरेंट्स को जाके आज आप एक सलाह दे देना, कभी डायमंड ना खरीदें। और डायमंड है तो उसको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करें, क्योंकि तनिष्क कंपनी जो टाइटन है, जो डायमंड का सबसे बड़ा बिजनेस है, उसने डिस्क्लोज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया कि आजकल लैब लैब डायमंड का फैशन आ गया है। लैब ग्रोन डायमंड, एलजीडी बोलते हैं, लैब ग्रोन डायमंड। और उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर पाना नामुमकिन है। वो दिखता पूरा प्योर डायमंड के जैसा है, और कितना भी बड़ा जोहरी हो जाए वो असली डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड के बीच में फर्क नहीं बता सकता। और लैब ग्रोन डायमंड की वैल्यू कॉस्ट 5 या 10% है ऑफ ओरिजिनल डायमंड। मतलब आज आप लोग जिसके पास डायमंड नहीं है वो कल लैब ग्रोन डायमंड आके खरीद ले, करोड़ रुपए की चीज उसको 5 लाख रुपए में मिल जाएगी और वो शो ऑफ करोड़ रुपए वाला करेगा। ये आ गया है, तो जिसके पास असली डायमंड है उसको कितना नुकसान होगा सोचो। ये बात उसने बोली, अपने कॉन कॉल में बोली टाइटन ने, क्योंकि डिस्क्लोज करना जरूरी था। शेयर होल्डर लोग को समझ में आ गया कि टाइटन अब उड़ता हुआ जहाज नहीं, डूबता हुआ जहाज है। और ऐसे तब वैल्यू टूटी। और अब बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर डिस्क्लोज करने को नहीं बोलते तो कभी ऐसी कड़वी बातें उन लोग बोलते नहीं बोलते। पर टाटा कंपनी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करना जरूरी है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दैट विल बी दिस मच। मैं और भी बातें आपको बताता रहूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का महत्व। सीए हैं अगर अपन, अच्छा एक आखिरी बात बोलता हूं, ये बात मैंने बोथ ग्रुप वालों को कभी बता चुका हूं, सबको बताता हूं। 2 टाइप के स्टैंडर्ड आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। अभी ग्रुप 1 की सुबह क्लास चल रही है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे, दोपहर को शाम को जाके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी के काम का है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है। कंपनी के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा है ना, उसके काम का है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएंगे, उसको चेक भी एक सीए ही करने वाला है, यानी कि ऑडिटर। कल पढ़े थे ना अपन ऑडिट में, हु कैन बिकम ऑडिटर ऑफ कंपनी? चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो बेटा आप ही की क्लास के दो बच्चे ऐसे होंगे जो सीए बनने के बाद एक कंपनी ज्वाइन करेंगे और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएंगे एशियन पेंट के, वो एशियन पेंट के इंप्लॉई होंगे। और आप ही की क्लास का बैचमेट कोई ऑडिटर बनेगा एशियन पेंट का, क्योंकि वो अकाउंटिंग को चूज नहीं करके ऑडिटिंग को चूज किया है। और वो ऑफ कोर्स एशियन पेंट का इंप्लॉय ऑफिसर नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट व्यक्ति होगा। और वो चेक करेगा कि उसके फ्रेंड ने, सीए ने, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए कि नहीं। और चेक कैसे करते हैं वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बताता है। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जांच कैसे होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ये बताता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर कैसे होता है। पलक मत झपकना दोस्तों, बेहतरीन बातें बताऊंगा अभी। आईएएस 18 चालू कर रहा हूं मैं। शायद पेज नंबर कौन सा है देखना तो बेटा, 238। जल्दी से खोलिएगा बुक में। दोस्तों और भाइयों, ये देखिए मैं आपको 97 पेज की रिपोर्ट का जो जिक्र कर रहा था ना, वो यहां दिखा रहा हूं। ये देखिए, एशियन पेंट लिमिटेड इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, यहां से शुरू हो रही है। ये फर्स्ट पेज है, ये 97 पेजेस में से। ये सब मैं आपको भेज चुका हूं, और आपको टेंशन मत लेना, ये सब काम आएगा धीरे धीरे जब आप पूरा कोर्स पढ़ोगे, तो इसके अंश आपको पढ़ाए जाते हैं। शुरू के जो 25-30 पेज है ना, ये ऑडिट में काम आएंगे। इसको मैं बार बार खोलता रहूंगा, मेरे को लॉ पढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा ये। बस एग्जाम्पल दिख जाता है इसके ना, पेज नंबर 38 में। ये आपको खोलना नहीं है बिल्कुल। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 38 में हमारे आज के टॉपिक का डिस्क्लोजर है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये चीज एक्चुअली रियल में यूज होती है कि नहीं। और जितने पॉइंट लिखे हैं ना, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कहीं ना कहीं आपको पूरे इंटर में पढ़ाए जाएंगे। आधे तो मैं ही पढ़ाऊंगा, आपको दिखाता रहूंगा बार बार, तभी बोल रहा हूं ये पेज बहुत काम का है। एक नोट नंबर 38 है, देखो ऐसे करके 40-50 जो अपन बोलते हैं ना नोट्स टू अकाउंट, तो नोट्स टू अकाउंट बड़ी कंपनियों में 50-50 नोट्स टू अकाउंट हो जाते हैं। उसमें से देखिए ये नोट्स टू अकाउंट नंबर 38, टॉपिक का नाम है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। और एक अनाउंसमेंट और बेटा, हमारे टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, बट बेटा सीए फाइनल में यही टॉपिक को इंड एएस के नाम से पढ़ाएंगे आपको। और इंड एएस एप्लीकेबल होता है लिस्टेड कंपनी के ऊपर, और बाकी जो छोटी कंपनियां हैं नॉर्मल, उनके ऊपर आज भी इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है। अब आप बोलोगे सर थोड़ा फर्क तो बताइए ना एएस और इंड एएस में। लिख नहीं रहा हूं बेटा, ओरली बता रहा हूं, बुरा नहीं मानना। एएस जो है ना, 50 साल से, 50-60 साल से हमारी आईसीएआई ने जो बनाया है ना ओरिजिनली इंडिया को ध्यान में रखते हुए, वो सिर्फ एएस है। वही हमको इंटर में पढ़ना है। बट बेटा आज की तारीख में वक्त की ये मांग है कि इंडिया की कंपनियां फाइनेंस इंटरनेशनल लेवल पे जा चुकी है। तो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़े थोड़े इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मेल खाना चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट है। और हमारी आईसीआई ने जो अपने ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, उसको फॉरेन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थोड़ा मिलाने की कोशिश की और हल्के हल्के बदलाव लाए। तो वो जो नया सेट प्रिपेयर हुआ, जिसको अपन मैं एक प्रकार से इंडो वेस्टर्न बोल देता हूं शॉर्ट में, वो जो इंडो वेस्टर्न अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार हुए ना, उसको इंड एएस बोलते हैं। इंड फॉर इंडियन एएस। कमाल की बात है, टॉपिक का नाम है इंड एएस, बट वो एएस इंडो वेस्टर्न है, क्योंकि उसमें बाहर के आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और इंडिया वाले एएस को कन्वर्ज किया गया है। और अभी उसको फेज्ड मैनर में इंडिया पे एप्लीकेबल कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहे हैं। बड़ी कंपनियों से शुरू कर रहे हैं। बड़ी कंपनियों के लिए इंड एएस मैंडेटरी है आज भी। धीरे धीरे आप लोग सीए जब तक बनोगे आगे जाके, एक दिन एएस गायब हो जाएंगे जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, और इंड एएस ही जमीन पे आ जाएंगे। बट एक मिनट, एक मिनट, एएस की आत्मा कभी नहीं जाने वाली।
उसके ऊपर पोस्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा फॉरेन वाला एएस इंडिया में कभी नहीं लग सकता, क्योंकि हर देश की स्थिति अपनी अपनी होती है। और एएस से ही बना है इंडेस। एएस में हल्के हल्के चेंज, थोड़ा फॉरेन वाला एलिमेंट डाल के इंडेस बना। इसीलिए इस वक्त आज 2024 में जब हम खड़े हैं, तो इंडिया में दो टाइप के एएस लागू हैं। एक एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए इंटर, और एक इंड एएस जो इंडियन एएस प्लस फॉरेन का जोड़ के है, वो पर एप्लीकेबल है बड़ी कंपनियों के, और उसको सीए फाइनल में पढ़ना है। टॉपिक वही है। एएस 18 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, वहां इंड एएस 24 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। इसी प्रकार हर टॉपिक के आपको अब दो सेट मिलेंगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन टॉपिक है, यहां के एएस में इसको एएस 18 बोलेंगे, जो कि हम 50 साल से पढ़ रहे हैं। मैं, बीएल सर, सब लोग, प्रवीण सर, हम लोग जीवन में यही पढ़े हैं। एएस फाइनल में पढ़ाया जाता है इंड एएस, जो कि अभी अभी 2018-19 से ही आना चालू हुआ। और इंड एएस में इसका नंबर है इंड एएस 24 पर कंसेप्ट 90% सेम है। हम लोग को तो एएस पे ध्यान देना है। अब आपको ये सब बातें मैं क्यों बताया पता है? क्योंकि इन लोग जो एशियन पेंट वाले नोट बनाए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का, उसमें लिखा है डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एज रिक्वायर्ड बाय इंड एएस 24। क्यों लिखा है भाई इंड एएस 24? क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है, इनके ऊपर तो एएस वाला एप्लीकेबल नहीं है ना। अगर मैं एक्सेल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता ना, हमारे एक्सेल के, तो मैं एएस 18 लिखता, राइट। और बेटा ये देखिए, ऐसे ही हल्का हल्का पढ़ रहे, जैसे कुछ नहीं पता और मजे के लिए पढ़ते ना, वैसे पढ़िए। पहले लोग सब्सिडरीज का डिस्क्लोजर लिखवाएं, वेयर कंट्रोल एग्जिस्ट। तो एशियन पेंट की कितनी सब्सिडरीज है उनका नाम लिखा हुआ है, ये इतनी ना कंपनियां हैं, और कौन कौन से देश में बनी हुई है इन सब का नाम लिखा हुआ है, तो ये लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं। इसमें इनकी कितनी शेयर होल्डिंग है वो लिखे। ऑफकोर्स सब्सिडरी है तो 50 से तो ज्यादा ही होगी। तो देखो किसी किसी में 51 तक है और किसी में 100 तक भी है, राइट दोस्तों। और ये लोग दो बार रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, 31 पिछले साल कितनी थी और इस साल कितनी थी। ये 22-23 की रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि 24 की नहीं दिखा रहा हूं। फिर इन लोग दिखा रहे हैं कि आ, जो इनकी सब्सिडरीज है, उनकी और कौन सी सब्सिडरीज है नीचे, समझ रहे हो मेरी बात, जिसकी ये लोग अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी बनेंगे, तो उन सब का भी नाम लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद इन रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन क्या हुआ, ये सब बताया जा रहा है। एंड अच्छा, ये हेडिंग है, सॉरी, ट्रांजेक्शन नहीं है। ऐसी एंटिटीज जिसमें हमारे की मैनेजरियल पर्सोनल की कंट्रोल है और उनके साथ ट्रांजेक्शन भी हुआ है, ये भी रिलेटेड पार्टी होती है। ये सब वर्ड इतने म्यूजिक लगेंगे ना आपको, बस 5 मिनट रुक जाइए, बस इसको हवा में पढ़ा रहा हूं मैं। सब्सिडरीज की लिस्ट बताई। अब एक ऐसी एंटिटीज की लिस्ट बता रहा है जिसमें एशियन पेंट के की मैनेजरियल पर्सोनल का इंटरेस्ट है। मतलब एशियन पेंट में एक भाई साहब है, के एस सिंह, मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर। तो के एस सिंह जो है वो आपके हो गए केएमपी। तो के एस सिंह का अगर किसी दूसरी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा ना, तो वो भी एशियन पेंट के लिए वो बन जाएगी रिलेटेड पार्टी। तो उन एंटिटीज का नाम लिखा जा रहा है। ये अंकलेश्वर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, इसका एशियन पेंट से कोई लेना देना नहीं था, पर ये एक ऐसी एंटिटी है जिसका एशियन पेंट के केएमपी से लेना देना है, उनकी लिस्ट लगी हुई है। उसके बाद बेटा ये देखिए, अदर एंटिटीज वेयर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जब जब मैं वर्ड बोलूंगा ना, तो समझ जाना शॉर्ट में 20 से 50%। अभी ये पार्टली ट्रू है पार्टली फॉल्स है, बट समझ जाओ। तो 50 से कम है पर 20 से 50 के बीच में, तो उनका भी नाम लिखा हुआ है अदर सब में मिला के। इसको भी रिलेटेड पार्टी बोलते हैं। अब इन लोग बता रहे हैं डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन विथ एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी भी रिलेटेड पार्टी होती है, तो उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं। ये सब इन लोग क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि जो अभी आपकी किताब में हम लोग एएस पढ़ने वाले हैं, पक्का एशियन पेंट के सीए ने बैठ के रट्टा मारा होगा ये एएस को, बिलीव मी। और एक एक रिक्वायरमेंट जिसमें आ रही होगी ना, उसके हिसाब से इसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। आप लोग को क्या लगता है, अकाउंटेंट लोगों की सैलरी ये सब एशियन पेंट वगैरह में मालूम है? कम से कम 40 सीए लोग काम करते हैं, और एक एक की सैलरी मेरे को आधा करोड़ रुपए, मतलब 50 लाख पर एनम तो मिनिमम लगती है। और उन लोग का काम ही सिर्फ इतना होता है कि एएस अच्छे से पढ़ो और उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ। हमको कोई आरओसी से फटकार नहीं चाहिए, कल को कोई ऑडिटर आके हमको टेढ़ा मेढ़ा बोल दे कि एएस कंप्लाई नहीं हुआ है, उससे हमारी कंपनी की वेल्थ एकदम डाउन जाएगी। अब आप समझो, जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज है। तो अच्छा कोई सीए रख के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करवाएंगे,
तो वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का मार्केट वैल्यू डाउन होने से बचाएगा बेटा। इसमें कभी कोई कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, तभी सीए की वैल्यू है। क्योंकि अगर ये सब में गड़बड़ी हुई और ऑडिटर ने गलत लिखा तो जो मालिक है ना कंपनी का, उसका हजारों करोड़ का नुकसान होगा, जस्ट लाइक टाइटन। तो वो लोग इसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि सीए अच्छा रखो, डिस्क्लोजर प्रॉपर रखो, नहीं तो बहुत लंबी चपत लगेगी। अब बेटा 8:55 को, मात्र अगले एक 45 मिनट्स के लिए आज मैं आपको एएस पढ़ाना शुरू कर दे रहा हूं। दोस्तों, इसको एशियन पेंट को 2 मिनट के लिए विराम दे रहा हूं यहां पे, और अपने नोट्स खोल रहा हूं। ये रहे मेरे नोट्स। और एक और बात मैं नोट्स की तारीफ में कह दूं, कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों इन नोट्स का, कोई मुकाबला नहीं है। रीजन सुनिएगा क्यों। ये नोट्स में केवल एकदम जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो वाली बात इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, एकदम इजी लैंग्वेज में। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर ना, मुकाबला नहीं है। इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट, आरटीपी, पास्ट एग्जाम सब डल गया, और उसका भी आंसर इंस्टीट्यूट वाला आंसर नहीं, जो एकदम इजी लैंग्वेज में आंसर पॉसिबल है वो रहेगा। आई एम प्रॉमिस यू कि आप लोग ये बुक को ना सीए फाइनल तक भी छोड़ोगे नहीं, सीए बनने के बाद भी छोड़ोगे नहीं। आपको ये बुक की वैल्यू बाद में पता चलेगी। मजाक नहीं कर रहा मैं, सच कह रहा हूं दोस्तों, जो होती है दिल में बात बोल देता हूं मैं। इतनी काम की आएगी ये बुक आपको, कोई भी किताब से पढ़ लो आप। आपको पता नहीं, आप हमारे एक्सेल आओ कभी ऑफिस, कितनी टाइप के ऑथर्स की किताबें पड़ी रहती है हमारे पास। सबको उठा के निचोड़ निकाल के एक बुक बनाते हैं हम, निचोड़ निकाल के, ताकि शॉर्ट एंड स्वीट बन जाए कोई चीज। काफी एडिटिंग लगती है उसमें। तो आप लोग पेज 238 खोलिए, और सिर्फ 2 लाइन पढ़िए शुरुआत की, 2 पॉइंट पढ़ना, सिर्फ 2 पॉइंट, केवल 2 पॉइंट खुद से। दया, फैन को थोड़ा इस तरफ करो ना, मेरे तरफ। ये ले कुर्सी। देखिए दोस्तों, जो भी चीज लिखी हुई है उसको पहले मैं सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूं, आप लोग को इसको कहीं नहीं लिखना है। AS18 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। दोस्तों, अभी अगले 15-20 मिनट का हमारा एक टारगेट है कि हमको ये जानना है कि रिपोर्टिंग एंटरप्राइज किसको बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ड बहुत बार यूज होगा, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। फिर हमको जानना है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप क्या होती है कंपनी के एंड पे, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। और अगर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप होती है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये अगले 15-20 मिनट का हमारा टारगेट है। एक्चुअली इस पूरे तीनों पॉइंट से ना एक गोल्डन सेंटेंस बन सकता है कि AS18 requires AS18 requires that reporting entity must disclose reporting entity must disclose related parties, नहीं related parties and
ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टीज, ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी इन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ये है गोल्डन सेंटेंस। शॉर्ट में बोलूं तो एएस 18 सिर्फ इतना ही मांगता है कंपनी से कि जो एंटिटी एक रिपोर्टिंग एंटिटी है, रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होता है मैं बताऊंगा, उसको दो चीज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। रिलेटेड पार्टी कौन कौन है उसकी एक लिस्ट अच्छे से बनानी है, और कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुए उसकी लिस्ट बताना है। क्योंकि बेटा इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूं, इंडिया के इतिहास में जितनी कंपनियां आज तक बेनकाब हुई है फ्रॉड में, बेनकाब हुई है, एक्सपोज हुई है, पकड़ में आई है, उसमें वो वाले ट्रांजैक्शंस में ही गंदगी देखी गई है जिसमें रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा हो। इसीलिए जो हमारे देश का रेगुलेटर है ना, वो थर थर कांपता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर एक काम करो ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे बैन लगा लो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसा नहीं हो सकता। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना पर से गलत नहीं है, बट उसका दुरुपयोग करना थोड़ा आसान है। इसीलिए लॉ मेकर ने बोला कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर करोगे तो मेरे को नोट्स टू अकाउंट में उसका अच्छे से डिस्क्लोजर चाहिए। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब गड़बड़ी हुई है तो अपने निकटतम लोगों के साथ ही लोग गड़बड़ी कर, मतलब उनको फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं, जो उनके घनिष्ठ हो, करीबी हो। तो उनके साथ ट्रांजैक्शन होता है ना, तो रेगुलेटर को थोड़ा सा सतर्क होना पड़ता है कि यार गड़बड़ होगी तो यही होगी, क्योंकि कोई किसी पराये को तो फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो इसीलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और रिलेटेड पार्टी है कौन कौन, उसका स्पेशल डिस्क्लोजर का लॉ है। अब आता हूं बेटा अपने पहले वर्ड में, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज किसको बोलते हैं। सुनो, बहुत इजी। आप सीए बन के जिस कंपनी की नौकरी कर रहे हो और आप जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, उसकी नजर से आप दुनिया को देख रहे हो। जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं वो वाली एंटिटी है रिपोर्टिंग एंटिटी। उसका दूसरों के साथ क्या रिश्ता है, हमको वही नापना है। यानी रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब ये, जिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं और जिस कंपनी की नजर से हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं, वो है रिपोर्टिंग एंटिटी। क्या होता है बेटा, एक बात समझना, मस्त एग्जांपल। एक कंपनी है ग्रासिम लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी है अल्ट्राटेक लिमिटेड, और एएस 18 की पहली पंक्ति में लिखा हुआ है, पहली पंक्ति में, कि होल्डिंग के लिए सब्सिडरी एक रिलेटेड पार्टी है। हाँ, और यह भी लिखा है कि सब्सिडरी के लिए होल्डिंग भी रिलेटेड पार्टी है ना बेटा। ये वही बात हो गई कि मैं एक पिता हूं, लविश नाम है मेरा, मेरा बेटा है मनवीर। तो एएस 18 कहता है कि बाप बेटे रिलेटेड पार्टी होते हैं। सही बात है भाई। तो इसके दो मतलब निकलेंगे कि मेरे लिए मेरा बेटा होने के नाते मनवीर रिलेटेड पार्टी है, पर मनवीर की नजर से मैं उसका पिता हूं तो वो भी मेरे को रिलेटेड पार्टी बोलेगा। अब सवाल उठता है कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना किसके रहे हैं। सपोज अपन ग्रासिम के बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ग्रासिम विल बी कॉल्ड रिलेटेड दिस रिपोर्टिंग एंटिटी, और वो अल्ट्राटेक को अपनी रिलेटेड पार्टी बोलेगी, बट किस नाम से, कि तू हमारी सब्सिडरी है करके हम तेरे को रिलेटेड पार्टी बोल रहे हैं। पर जिस दिन हम लोग ग्रासिम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे होंगे, बोलो ना बेटा, अल्ट्राटेक के बना रहे होंगे, तो अल्ट्राटेक विल बिकम रिपोर्टिंग एंटिटी, और हम उसकी नजर से देखेंगे और वो बोलेगी ग्रासिम हमारी रिलेटेड पार्टी क्योंकि वो हमारी होल्डिंग है। बस रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब समझ में आ गया ना प्यारे दोस्तों, सबको आया ना बेटा। आइए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। प्लीज कोई हल्का काम मत करना दोस्तों, मेरे को मजबूर मत करना कि मैं आपको टोकूं, प्लीज मत करना, प्रायर नोटिस दे रहा हूं आपको। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, एएस 18 रिक्वायर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताओ मैं यही सेंटेंस लिखा था कि नहीं, जो मैं बोला था गोल्डन सेंटेंस है इस चैप्टर का। सबसे पहली पंक्ति देखो नोट्स में ये डाली है हमने। भाइयों वर्ड्स को पी जाइए एक बार के लिए। एएस 18 रिक्वायर्स, पहली बात आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशन, मतलब पहचानिए कि कौन कौन आपके लिए रिलेटेड पार्टी है, पहले उसकी सूची बनाइए कि ये मेरे रिश्तेदार हैं। अगर इंसान की भाषा में बोलूं तो ये मेरे रिश्तेदार है, पहले रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ अपनी कि ये लोग के साथ मेरा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है। फिर एक दूसरी सूची बनाओ कि
इन रिलेटेड पार्टीज के साथ यदि मेरा कोई ट्रांजेक्शन हुआ है पूरे वर्ष में, तो उन ट्रांजेक्शन्स को भी मैं डिस्क्लोज करूं। इससे सामान खरीदा, इसको सामान बेचा, इससे लोन लिया, उसको लोन दिया, इसको नौकरी पे रखा, एग्जाम्पल, ये सब ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन दिखाने पड़ेंगे। बेस्ट फर्स्ट लाइन। आइए दोस्तों सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। वैसे वर्ड्स तो किसी किताब में नहीं लिखे होते हैं, आपको स्पीकिंग नोट्स हैं बिल्कुल। क्या लिखा है? रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इज द एंटरप्राइज, आर ई वर्ड लिखा रहेगा आइंदा से। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इज द एंटरप्राइज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अंडर प्रिपरेशन। हम जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, और मैं ऐसे भी बोला जिसकी नजर से हम दुनिया को देख रहे हैं, वो है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। और आप जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हो, जो आपको अपॉइंट किए, वो है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। आपको दूसरे लोग दूसरे दिखाई देंगे। अब मैं ये बात बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि ये जो 5 सेंटेंसेस, 5 ABCDE पढ़ाऊंगा आपको, ये इस चैप्टर का क्रक्स है। क्यों? क्योंकि सुनो, ये वो लिस्ट चालू होने वाली है जिसमें बताया जाएगा कि AS 18 के हिसाब से एक रिपोर्टिंग एंटरप्राइज के लिए कौन कौन एंटिटी रिलेटेड पार्टी होती है। बताओ ये खरा सोना होगा कि नहीं ये पॉइंट। और आपको मैं सच बताऊं, आपको पता कैसे चलेगा खरा सोना है, बता रहा हूं। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल्स चालू होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके SM पास्ट एग्जाम सब, 1 से लेकर ज्यादा नहीं 15 क्वेश्चन है। और उस 15 क्वेश्चन में, 15 में से चलो 12 क्वेश्चन में वो जो 5 पॉइंट अभी मैं पढ़ाने वाला हूं ना, वही काम आएंगे। और यही स्टडी मैट और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है। तो अब आपको इन 5 पॉइंट में डूब जाना है और अगले आधे घंटे में इन 5 पॉइंट को कमा लेना है, तब आज का दिन सफल होगा। शुरू करते हैं। प्लीज बेटा, मैं लिख के बता रहा हूं, फिर किताब से पढ़ाऊंगा ताकि कंफर्टेबल लगे आपको। इधर देखो, पहला पॉइंट। पहले तो मैं आपको शॉर्ट में बोलता हूं, जो पहला पॉइंट है ना 5 पॉइंट में, उसमें किसको रिलेटेड पार्टी बोला गया है पता है? कि अगर आप एक रिपोर्टिंग एंटिटी हो ना, तो सुन, आप अगर एक रिपोर्टिंग एंटिटी हो ना, तो आप एक कंपनी हो, ऐसा अज्यूम करो, तो आपकी सब्सिडरी कंपनी आपकी रिलेटेड पार्टी है, आपकी होल्डिंग कंपनी, और जो आपकी होल्डिंग कंपनी की अदर सब्सिडरीज है, यानी फेलो सब्सिडरी यार, ये भी आपके लिए रिलेटेड पार्टी। पहला पॉइंट ये। और मैं ना एक गोल्डन एग्जांपल लेके चलूंगा ही, बुरा नहीं मानना आप लोग। ग्रासिम नाम की अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी अल्ट्राटेक सीमेंट, लिखना मत कसम है। और अल्ट्राटेक के नीचे मान लीजिए JP सीमेंट नाम की एक कंपनी। और फर्ज कीजिए ग्रासिम के पास अल्ट्राटेक में 76% शेयर है, मान लीजिए, और ग्रासिम के पास JP सीमेंट में एक भी शेयर नहीं है, एक भी नहीं है। और अल्ट्राटेक के पास JP सीमेंट में 62% शेयर है, राइट? और पूरी बात खत्म होने दीजिए। ग्रासिम नाम की कंपनी के पास आइडिया नाम की कंपनी में 62% शेयर है। अगेन मान लो, तो इस चित्र में AS 18 को साइड रखते हैं 2 मिनट के लिए। पहले तो आपको ना मैं 4 कंपनियों का नाम लिखाऊंगा, अगर आप गौर करेंगे तो। AS 18 के स्टूडेंट बनिए। 4 कंपनियों का नाम लिखाऊं मैं, एक ग्रासिम, एक अल्ट्राटेक, एक JP सीमेंट और एक आइडिया। तो सबसे पहले मेरे को तो पहले ये नक्की करना चाहिए कि मैं कौन सी एंटरप्राइज की नजर से देख रहा हूं, यानी हु इज द, क्या बोलते हैं उस शब्द को प्यारे दोस्तों, रिपोर्टिंग एंटिटी। पहले डिसाइड ये करना है कि रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कौन है, यानी हमको पूरा ये दृश्य कौन सी कंपनी की नजर से देखना है। और आप सुनो तो, आपकी इंस्टीट्यूट क्या करती है, आपको बोलती है इतना क्वेश्चन है, चारों की नजर से देख के बताओ। एक बार ग्रासिम की नजर से दुनिया देखो, एक बार अल्ट्राटेक की नजर से देखो, एक बार, समझ गए आप मेरी बात? अब 1 मिनट के लिए ग्रासिम पे रुकता हूं। सपोज ग्रासिम वॉज अ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, तो ग्रासिम की नजर से अगर ऐसे दुनिया देखोगे तो अल्ट्राटेक आंखों के सामने सब्सिडरी दिख रही है। तो पहला रिलेटेड पार्टी है अल्ट्राटेक। रीजन कि वो हमारी सब्सिडरी है। एक लाइन बोल रहा हूं, AS 18 सब्सिडरी वर्ड नहीं बोलता है,
AS18 बोलता है ऐसी इंटरप्राइज जिसको हम कंट्रोल करते हैं। डरते हैं क्या यार ये लाइन से? मैं बोलूं कि ग्रासिम की सब्सिडरी है अल्ट्राटेक, या मैं ये बोलूं कि ग्रासिम अल्ट्राटेक को कंट्रोल करता है? बात तो बराबर है ना यार दोस्तों, टेक इट इजी मैडम। और AS18 सब्सिडरी वर्ड प्रयोग करने से बचता है, वो कंट्रोल वर्ड का इस्तेमाल करता है, बस ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो। पर हम बोलेंगे हम कंफ्यूज होने वालों में से नहीं है। कंट्रोल करता है बोलोगे ठीक है। और मालूम है हम लोग क्या बोलते हैं कि अल्ट्राटेक की नजर से देखेंगे तो ग्रासिम होल्डिंग है। AS18 फिर आपको बोलेगा कि नहीं मैं होल्डिंग नहीं जानता, ऐसे बोलता है इट इज कंट्रोल्ड बाय ग्रासिम। तो किसी से कंट्रोल हो रहे हैं तो रिलेटेड पार्टी है वो, और किसी को हम कंट्रोल कर रहे हैं तो वो भी रिलेटेड, इन अदर वर्ड्स होल्डिंग सब्सिडरी। एनीवेज मैं 1 मिनट ग्रासिम पे वापस आ रहा हूं। तो ग्रासिम उसकी पहली सब्सिडरी हुई और रिलेटेड पार्टी हुई। बट बेटा एक और, सब लेंथ एंड ब्रेथ कॉर्नर तक एक बात समझा रहा हूं, मिस मत करना प्लीज, एक लाइन कंफ्यूजन होता है। अगर आपकी कोई कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, अगर है सब्सिडरी तो उसके आगे बात कर रहा हूं, तो उस सब्सिडरी के पास किसी दूसरी कंपनी के शेयर होंगे तो वो आप काउंट करोगे कि वो मेरे ही पास है, बशर्ते आपका और बीच वाली एंटिटी का सब्सिडरी वाला रिश्ता हो। इट्स लाइक मेरे पिताजी प्रकाश चंद मत्थानी, उनका मैं सग्गा बेटा, मेरे ऊपर वो अपना, सुनना पूरी बात प्लीज, फिनिश करने देना। उनको उनको लगता है कि मेरा बेटा लविश मेरा एकदम जिगर का टुकड़ा, खून है मेरा, इस टाइप का, एक प्रकार से वो मेरे ऊपर अपना बहुत हक समझते हैं। इस टाइप का रिलेशनशिप होना पहले जरूरी है, तब जाके ऐसा होगा कि जो मैं कमाता हूं जो मेरा है, मेरे पापा अज्यूम करेंगे मेरे बेटे का है तो मेरा भी हुआ, मेरे बेटे ने कार खरीदी तो मेरी तो हुई, मेरे बेटे ने मकान बनाया तो मेरा तो हुआ। ये सब वो इतना हक से इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि मैं उनका बेटा हूं। मेरे पिताजी के कोई बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, या मित्र का बेटा है, दिल से बहुत करीबी है मेरे पिताजी के वो, पर ऐसा हक तो नहीं जमा पाएंगे ना जैसा मेरी प्रॉपर्टी पे जमा सकते हैं। बस यही बात आप पकड़िए। पहली कंडीशन ये देखिए, कंपनी लॉ में ला रहा हूं मैं, कि अगर एक कंपनी है उसकी एक सब्सिडरी है तो वो हो गई उसकी जिगर का टुकड़ा, और उस सब्सिडरी के पास जो होगा होल्डिंग कंपनी बोलेगी ये हमारा भी है। बोलिए यस सर। सिर्फ इस वजह से जो मैंने बोला, तो ग्रासिम क्या बोलेगी, ग्रासिम क्या बोलेगी, भले ही जेपी सीमेंट में मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, मैंने 1 रुपया नहीं लगाया, पर मेरे जिगर का टुकड़ा अल्ट्राटेक यानी मेरी सब्सिडरी अल्ट्राटेक ने तो 62% शेयर खरीदा, तो अल्ट्राटेक के पास अगर 62 है तो मेरे पास भी 62 है। आई बात समझ? और इसीलिए ग्रासिम ये बोलेगा कि हम डायरेक्टली तो जेपी सीमेंट को कंट्रोल नहीं करते, इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, जिसको जिसको हम लोग कंपनी लॉ की भाषा में अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। चेन होल्डिंग सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, अल्टीमेट होल्डिंग भी बोलते हैं। इस प्रकार बेटा, ग्रासिम की नजर से चश्मा लगाओगे, रिपोर्टिंग एंटिटी अगर ग्रासिम है तो अल्ट्राटेक भी सब्सिडरी है, और ठीक उतनी ही सब्सिडरी उसके लिए जेपी सीमेंट भी है, उतनी ही सब्सिडरी, जितनी घनिष्ठ वो उतनी घनिष्ठ ही। ठीक। और एकदम इजी एग्जांपल, आइडिया भी तो है क्योंकि उस पर तो डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है। बस अब आप लोग उल्टा होके क्या बोलोगे, सर अल्ट्राटेक के लिए ग्रासिम होल्डिंग है, आइडिया के लिए भी ग्रासिम होल्डिंग है, बट ये सब तब बोलना है जब वो लोग रिपोर्टिंग एंटिटी बने। क्या बोला मैं, नहीं समझा रिपोर्ट? अरे जब मैं ऐसा पूछूं ना कि अल्ट्राटेक रिपोर्टिंग एंटिटी है उसकी नजर से देखो, तब आपको ये सब जवाब देना है कि अल्ट्राटेक के लिए ग्रासिम सब रिपोर्ट रिलेटेड पार्टी है क्योंकि वो उसको कंट्रोल कर रही है, और अल्ट्राटेक के लिए जेपी सीमेंट भी रिलेटेड पार्टी है क्योंकि वो उसको कंट्रोल कर रहा है। बोलो हाँ। और एक बेहतरीन लाइन बताऊं, अल्ट्राटेक के लिए आइडिया भी रिलेटेड पार्टी है, पर रीजन कुछ और है, फेलो सब्सिडरी। अरे यार समझ गए कि नहीं है? मतलब अल्ट्राटेक एकदम मस्त समझ में आ रहा है, अल्ट्राटेक में होल्डिंग का भी एग्जांपल है, सब्सिडरी का भी एग्जांपल है, फेलो सब्सिडरी का भी। बस बधाई हो, 5 विकेट में से 1 विकेट गिर गया, जीतने को 4 विकेट। आइए पढ़ते हैं पहला पॉइंट। ओनली फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी इन AS18।
भाइयों प्लीज कुछ और काम मत करिए, यहीं पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट, एंटरप्राइजेस दैट, भाइयों जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना प्लीज उसी पे ध्यान दीजिए, पहले रिक्वेस्ट है। एंटरप्राइजेस दैट कंट्रोल, बस, और आर कंट्रोल्ड और आर अंडर कॉमन कंट्रोल विथ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। ये कंट्रोल से बन गया कि नहीं नहीं, एक सेकेंड, होल्डिंग नहीं, सब्सिडरी, एक बता रहा हूं, एक मिनट, कुछ नहीं लिखता, पहले पढ़ो इस सेंटेंस को दोबारा। एंटरप्राइजेस दैट कंट्रोल, बस बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट, येलो कर रहा हूं। एंटरप्राइजेस दैट कंट्रोल द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, सिर्फ येलो वाला पढ़ोगे तो कैसा लगेगा? एंटरप्राइज दैट कंट्रोल द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, मतलब हम रिपोर्टिंग एंटरप्राइज हैं और कोई एंटरप्राइज हमको कंट्रोल कर रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे? होल्डिंग बोलेंगे ना। तो इसीलिए ये होल्डिंग वर्ड बना। इजी। अब देखो मैं लाल कलर की मार्किंग कर रहा हूं, जितनी लाल मार्किंग करूंगा ना सिर्फ उतना पढ़ना मैडम, तब इजी लगेगा। एंटरप्राइजेस दैट आर कंट्रोल्ड बाय रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, कसम है आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना, बाकी सबको वो कर दो, धुंधला कर दो। एंटरप्राइज दैट आर कंट्रोल्ड बाय रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, मतलब हम रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है और कुछ एंटिटीज हमारे द्वारा कंट्रोल हो रही है, तो वो कौन हुई? हमारी सब्सिडरी। तो इसीलिए और आर कंट्रोल जो है ना, ये सब्सिडरी को दर्शा रहा है। बोलिए बेटा। और अब मैं फिर से वही चुनिंदा बात मार्क करूंगा, आप लोग सिर्फ देखते रहना बेटा। एंटरप्राइज दैट आर अंडर कॉमन कंट्रोल विथ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, सिर्फ इसको पढ़ोगे तो कैसा लगेगा? ऐसी कुछ एंटरप्राइज है जिसको ना हम कंट्रोल कर रहे हैं ना वो हमको कंट्रोल कर रही है, वॉट एवर, बट वो एक कॉमन कंट्रोल में है विथ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। विथ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज मतलब रिपोर्टिंग एंटरप्राइज जहां से कंट्रोल हो रही है वो भी बेचारी वहीं से कंट्रोल हो रही है। ये रिश्ता मालूम कैसा हुआ? मेरा और मेरे सगे भाई का, बिकॉज वी आर कंट्रोल्ड बाय द सेम पर्सन। अगर इंसानों में जोड़ूं तो एक मालूम है, मेरे ऊपर अगर एग्जांपल लोगे ना आप, तो एक था एंटरप्राइज विच कंट्रोल मी, मींस माय फादर। एंटरप्राइज विच इज अंडर कंट्रोल बाय मी, यानी मेरा बेटा। बोलिए हाँ। और एंटरप्राइज विच इज अंडर कॉमन कंट्रोल विथ मी, यानी मैं और वो एंटरप्राइज कॉमन कंट्रोल शेयर करते हैं, हम किसी एक जगह से कंट्रोल हो रहे हैं। तो ये और मेरे भाई की बात चल रही है। तो अगर इंसानी रिश्तों में जोड़ूंगा तो मेरे फादर मेरे रिलेटेड पार्टी हुए क्योंकि वो मेरे को कंट्रोल करते हैं, मेरा बेटा भी मेरी रिलेटेड पार्टी को क्योंकि मैं उसको कंट्रोल करता हूं, और मेरा भाई भी रिलेटेड पार्टी हुआ क्योंकि हम दोनों कॉमन कंट्रोल। इसको कंपनी लॉ की भाषा में क्या बोलना चाहिए? देखो ब्रैकेट आपका आ रहा है, आपका दोस्त ब्रैकेट, दिस इंक्लूड्स होल्डिंग, सब्सिडरी एंड फेलो सब्सिडरी। इतना ही पढ़ना है बेटा, इतना ही पढ़ना है बस, पॉइंट नंबर 1 समाप्त होता है। एक लास्ट पेज में लिखिए, लास्ट पेज में एक बात लिखिए, जल्दी से लिखिए बेटा। जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं वो लिखिए। फॉलोइंग आर related party of reporting entity. Number 1, its holding company. Number 2, its subsidiary company. Number 3, its fellow subsidiary. जो सीखने को मिल रहा है ना उसको आसान भाषा में लिख रहे हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली AS 18 की लैंग्वेज है, एक हमारी लैंग्वेज भी साथ में। थोड़ा बड़ा लिखना था बट जूम करके काम चला रहा हूं। लिख लिए भाइयों? ये बेटा बिना देखे भी लिख सकते हो आप, है ना? मैं पेज चेंज कर रहा हूं, बहुत इजी बात बताई है मैंने। क्या आपको लगता है ये लिस्ट और आगे जाने वाली है?
आगे नहीं, बहुत आगे जाने वाली है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और, सेकंड कंसेप्ट। दोस्तों, जो मैं पॉइंट नंबर 2 पढ़ाने वाला हूं ना, उसमें एक कंसेप्ट नहीं, दो कंसेप्ट छुपे हुए हैं, लाइन एक ही है। मान लीजिए कि एक एंटरप्राइज के पास या एक व्यक्ति के पास, जो आप अज्यूम करना चाहें, उसके पास अदर एंटरप्राइज में, अदर एंटरप्राइज में 20% से लेकर 50% के बीच में शेयर्स हैं। बेटा मेरे को पता है आपको कुछ पता है, बट थोड़ा सब्र करिए। मैं यहां पे एंटरप्राइज 1 और अदर एंटरप्राइज को 2 बोल रहा हूं। इसके पास दूसरी कंपनी में 26%, 36%, 41%, 48% शेयर है। इस इतने शेयर होने को, मैडम, इतने शेयर होने को दो वर्ड बोला जाता है। इसी को पहले तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं, इसी को पहले तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं, और इसी को 99% केसेस में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी बोलते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज जो है ना आगे कंफ्यूज करेगी, इसलिए मैं आपको आसान भाषा में बोल रहा हूं। सत्य पहला एक है कि एक एंटिटी के पास दूसरी एंटिटी में 20 से 50% के बीच में शेयर है। 20 से ज्यादा है पर 50 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 50 से ऊपर होता तो कंट्रोल होना चालू हो जाता। ऐसा होने को, सलूजा मैडम, ऐसा होने को पहले तो एक्चुअली सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। और 99.9% केस में ऐसा होने को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी बोलते हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट पक्का बोलते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी बोलते हैं। अब मैं आता हूं, जब एक एंटरप्राइज का दूसरी एंटरप्राइज पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, तो जिसके पास सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। और इन्वेस्टर की नजर से एंटरप्राइज 2, जिसके ऊपर उसके पास इन्फ्लुएंस है, उसको उसकी नजर से एसोसिएट बोलते हैं। यानी एग्जाम्पल, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल, गूगल में एक चीज दिखा रहा हूं। उदय कोटक, ये देखिए, अ बिलियनियर हु इज फाउंडर ऑफ कोटक बैंक होल्ड्स 25.71% स्टेक इन कोटक महिंद्रा। बस यहीं तक बात पढ़े, पढ़े ना? तो उदय कोटक को आप इन्वेस्टर बोलोगे, और इन्वेस्टर की नजर से कोटक महिंद्रा बैंक को वो एसोसिएट बोलेंगे। क्या दो लोग आपस में रिश्तेदार होते हैं तो वो क्या एक दूसरे को एक ही नाम से पुकारते हैं क्या? ऑफ कोर्स नॉट। पिताजी बेटे को बेटा बोलेगा, बेटा पिताजी को पिताजी बोलेगा। एक नाम से तो नहीं बुला सकते, एक पद से। वही बस आपको सिखा रहा हूं कि आप लोग इसको ऐसे तो बोल देते हो कैजुअली कि ये एसोसिएट रिलेशनशिप है, बट आपको थोड़ा आज फाइन ट्यून करके बोलना है कि जिसका पैसा लगा हुआ है वो इन्वेस्टर है, उसके लिए सामने वाली एंटिटी एसोसिएट है। बोलो यहां तक समझ में आया? और एसोसिएट के लिए पैसा लगाने वाला व्यक्ति इन्वेस्टर है। और अब मैं अपनी आखिरी बात बोल रहा हूं, मैं अपनी आखिरी बात बोल रहा हूं। अगर आप इन्वेस्टर को रिपोर्टेड एंटिटी मानोगे, किसको क्या मानोगे? रिपोर्टिंग एंटिटी मानोगे, तो मतलब उदय कोटक को रिपोर्टिंग एंटिटी मानोगे, तो कोटक महिंद्रा बैंक उसकी रिलेटेड पार्टी है। पहले आपको बोलना है रिलेटेड पार्टी है। और कैसी रिलेटेड पार्टी? एसोसिएट। उदय कोटक उसको एसोसिएट के नाम से बुलाएगा। बट अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को रिलेटेड पार्टी मानते, तो सुनो, उदय कोटक उसके लिए रिलेटेड पार्टी होता, बट किस नाम से? इन्वेस्टर के नाम से, एसोसिएट के नाम से नहीं। क्योंकि उदय कोटक उसका एसोसिएट नहीं है, उदय कोटक उसका इन्वेस्टर है। ये चीज आप थोड़ी न्यू सीखे। आप लोग पहचान तो गए थे। चलो मैं जो भी बोला 1 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं। बताओ पहले मैंने कौन सी मेन बात बोली थी? ये 20% से 50%। ऐसा होने को क्या बोलते हैं? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो बोलते ही हैं। 99.9% केस में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलते।
अब आप बोलोगे सर आप हमको ये सब सब्सटेंशियल और सिग्निफिकेंट पढ़ाए काय को? मैं बोलूंगा इसलिए पढ़ाया बेटा क्योंकि जो एसोसिएट की डेफिनेशन है ना, उसमें परसेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है। उसमें बोला है जब एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो तो वो उसकी एसोसिएट है। ठीक है? और जिसका पैसा लगा है वो इन्वेस्टर, जिस पे पैसा लगा है वो एसोसिएट। बधाई हो। अभी सॉरी, सेकंड पॉइंट पूरा खत्म नहीं हुआ है। एक हल्का सा बात बताना है, फिर किताब से सेकंड पॉइंट पढ़ाऊंगा। सब है ना यहां? एक एक एग्जाम्पल, एकदम जीतता जाता एग्जाम्पल, मारुति सुजुकी। चलो दूसरा एग्जाम्पल जो टूट गया अभी, हीरो होंडा। चलो तीसरा एग्जाम्पल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। सुने तो होंगे ये सब नाम आप? नहीं? अच्छा चलो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये भी नहीं सुने? अच्छा, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, ये भी नहीं सुने? अरे हद होती है। चलो, एचडीएफसी अर्गो, ये भी? अरे यार, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। मजे ले रहे हो अब आप मेरे? ये सब पढ़े हैं ना, ये सब कभी ना कभी तो नाम नाम सुने होगे ना इन सब का। चलो ऊपर का दो तो बच्चा बच्चा सुना होगा। अब सुनो मेरी बात, मेन बात पर आता हूं। ये जितनी भी एंटिटीज का मैंने नाम लिखा है ना, ये अपने आप में एक पॉपुलर कंपनी है। सुनो मेरी बात, अपने आप में ये सब कंपनियां पॉपुलर कंपनियां हैं। ये सब कंपनियों के नाम लिखा हूं मैं। बट सुनो, इन कंपनी में एक बात कॉमन है। इन सभी कंपनी में दो मेन ओनर है और दोनों ने 50-50% शेयर रखे हुए हैं। मारुति सुजुकी, दो अलग कंपनियां हैं, उन्होंने मिलकर एक तीसरी कंपनी बनाई, मारुति सुजुकी। मारुति उद्योग अलग होता था, सुजुकी एक जापान में अलग है, दोनों ने मिल के बनाया मारुति सुजुकी। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई बैंक एक अलग बैंक कंपनी थी, प्रूडेंशियल ग्रुप जर्मनी का एक अलग इंश्योरेंस ग्रुप था। उन्होंने बोला इंडिया के मार्केट को टैप करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल ग्रुप मिलकर एक इंश्योरेंस कंपनी बनाते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। बात को पकड़ो। अब मैं अपने मेन पॉइंट पे आ रहा हूं मैडम जी, बात खत्म करता हूं। इन सब पॉपुलर कंपनीज को ये बोला जाता है जॉइंट वेंचर। और जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि एक ऐसी खुद में एंटिटी, एक खुद में एंटिटी जिसमें दो ओनर्स एटलीस्ट हो, एटलीस्ट दो ओनर्स हो, एटलीस्ट दो ओनर्स, एटलीस्ट। और वो सब मिलकर कैपिटल भी डालेंगे बिजनेस में और बिजनेस को कंट्रोल भी करेंगे और बिजनेस में डिसीजंस भी लेंगे एक्टिवली। अब एक काम की बात बताता हूं। इस एग्जाम्पल में, इन सभी एग्जाम्पल में, मारुति सुजुकी का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, तो मारुति सुजुकी के जो दो इन्वेस्टर है ना, एक मारुति और एक सुजुकी। मारुति अगर एक रिपोर्टिंग एंटिटी होगी ना, तो वो मारुति सुजुकी को जॉइंट वेंचर बोलेगी अपना। और मारुति सुजुकी अगर रिपोर्टिंग एंटिटी होगी ना, तो वो मारुति को वेंचरर बोलेगी, वेंचरर। इन्वेस्टर नहीं, इन्वेस्टर जैसा लग रहा है ना, पर इन्वेस्टर नहीं बोलना है, वेंचरर बोलना है। अगर इन्वेस्टर बोलते तो कंफ्यूजन नहीं हो जाता, बाजू वाले दरवाजा खटखटा जाता, क्योंकि वो एसोसिएट और इन्वेस्टर का रिश्ता होता है। बस मैं एक लाइन बोल के समाप्त कर रहा हूं अपनी बात, एकदम छोटी सी बात। अगर राम और श्याम ने मिलके लक्ष्मण में पैसा लगाया है, बुरा नहीं मानिए, तो दोनों राम और श्याम के लिए लक्ष्मण बनेगा जॉइंट वेंचर, और लक्ष्मण की नजर में राम होगा वेंचरर, लक्ष्मण की नजर में श्याम होगा वेंचरर। और राम और श्याम आपस में को वेंचरर, को पैसेंजर होते हैं ना, होते हैं कि नहीं को पैसेंजर, कि दोनों एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। बट बेटा सुनो, को वेंचरर आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे। ब्रेकिंग न्यूज, को वेंचरर्स आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे। कुछ हार्ड बता रहा हूं क्या? राम के लिए लक्ष्मण रिलेटेड पार्टी, किस हैसियत से? कि तू मेरा जॉइंट वेंचर है।
श्याम के लिए लक्ष्मण रिलेटेड पार्टी, कि तू मेरा ज्वाइंट वेंचर है। लक्ष्मण की नजर से राम तू मेरा रिलेटेड पार्टी है, पहले रिलेटेड पार्टी बोलो, क्योंकि तू मेरा वेंचरर है। लक्ष्मण के लिए श्याम भी रिलेटेड पार्टी है, तू मेरा वेंचरर है। पर राम और श्याम आपस में रिलेटेड पार्टी, मतलब राम बोलेगा लक्ष्मण मेरा रिलेटेड पार्टी है पर श्याम मेरा कुछ नहीं है। श्याम बोलेगा लक्ष्मण मेरा रिलेटेड पार्टी है, राम मेरा कुछ नहीं। गई बात दिमाग को? बेहतरीन। अरे सर, एक कंपनी थी कोटक महिंद्रा बैंक, उसमें उदय कोटक के पास 26% शेयर थे। उदय कोटक की नजर से कोटक महिंद्रा बैंक तू मेरा रिलेटेड पार्टी है क्योंकि तू मेरा एसोसिएट है। एग्जाम्पल चेंज हल्का सा। ये बड़ा आदमी, नाम है इंसान का वॉरेन बफेट। 2019 के नवंबर के महीने में ऐसी अफवाह चली थी सीएनबीसी में कि 36% शेयर वॉरेन बफेट उदय कोटक से कोटक महिंद्रा बैंक में नया खरीदना चाहता है। उसका दिल आ गया कोटक महिंद्रा बैंक में। शेयर 1600 रुपए था, 1875 रुपए हो गया एक ही दिन के अंदर। क्लास चल रही थी इसी के बीच में, और 2 दिन बाद आई खबर फेक थी। बट एक मिनट बात समझो, मान लो वो दिन ऐसा सच हो जाता। वो मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, बात इंपॉर्टेंट चल रही है, बताओ यार, ये ऐसे होना तो नहीं चाहिए। मान लीजिए वॉरेन बफेट उस दिन 36% शेयर खरीद लेता कोटक महिंद्रा बैंक में, तो क्या हो जाता AS18 की दुनिया में? कम ऑन, खून नहीं है पानी है क्या भाई? कुछ तो बोल यार। अगर खरीद लेता तो क्या हो जाता AS18 की दुनिया में? वो रिलेटेड, हाँ, वॉरेन बफेट बोलता एक कोटक महिंद्रा बैंक तू मेरा रिलेटेड पार्टी। काय को? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, यानी तू मेरा एसोसिएट है। जैसे उदय कोटक बोल रहा था वैसे ये भी बोलता, क्योंकि है तो 20 और 50 के बीच में ही। कहिए। और कोटक महिंद्रा बैंक भी बोलता वॉरेन बफेट तू मेरा रिलेटेड पार्टी है क्योंकि तू तो मेरा इन्वेस्टर है। राइट? वेंचर तो नहीं बोल रहे हो ना? अब उदय कोटक और वॉरेन बफेट की बात करते हैं। वो लोग को इन्वेस्टर हैं, जैसे वो को वेंचरर थे, ये लोग को इन्वेस्टर। बट को इन्वेस्टर आपस में कोई रिलेटेड पार्टी नहीं होते। बस जैसे को वेंचरर अनजान है, तू कौन मैं कौन, वैसे ही को इन्वेस्टर भी अनजान है, तू कौन मैं कौन। पर होल्डिंग सब्सिडरी में ऐसा नहीं है। अगर हमारे एक ही होल्डिंग कॉमन है तो हमारा भाई को हम लोग ऐसे नहीं बोलते तू कौन मैं कौन, सिर्फ इसलिए कि हमारे पिताजी एक ही है तो हम लोग एक दूसरे को भी अपना भाई मानते हैं। बस एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, बुरा नहीं मानना। तू कौन मैं कौन नहीं बोल सकते। जस्ट लाइक मैं इसको भी इंसानी रिलेशन से जोड़ूंगा। जोड़ू। एक व्यक्ति था, उसका राम का दोस्त था श्याम, राम का एक और दोस्त था लक्ष्मण। तो राम श्याम को दोस्त बोलेगा, श्याम राम को दोस्त बोलेगा, राम लक्ष्मण को दोस्त बोलेगा, लक्ष्मण राम को दोस्त बोलेगा। पर श्याम और लक्ष्मण तो ऐसे ही बोलेंगे ना, तू कौन मैं कौन टाइप का। उतना गहरा रिश्ता नहीं। जस्ट रहने दीजिए। अब आइए बताइए, 2 डाउन आउट ऑफ 5। आइए पढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूं ना, यही 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब भी आप विश्वास करना, मैं आपको दिखाऊंगा। पांचों नहीं पढ़ाने वाला, मैं नहीं पढ़ाने वाला पांचों। ये 2 से मेरे 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। वो बनवाना ज्यादा अच्छा है कि नहीं, बताओ आप? सही है ना बेटा? जितना पढ़ रहे हैं उससे जो क्वेश्चन बन सकता है वो बनाने में क्या अर्ज है बेटा। आइए दूसरा पढ़ते हैं। दोस्तों ठीक ठाक मेहनत लगेगी, हाँ, सेकंड पॉइंट को डाइजेस्ट करने में प्लीज। ज्ञान है आपको, पर ये लैंग्वेज में ढलना बहुत बड़ी बात है। एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, बस यहीं रुक जाइए। तो एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। मैं उस स्टूडेंट्स का आज बिल्कुल फैन हो जाऊंगा जो इस बात को समझाने के लिए जिस एग्जांपल्स को मैंने यूज किया उसको यूज करके इससे रिलेट करके बता सके। सर जैसे आप बता रहे थे ना वो, तो ये वो बोलना, अगर ये सेंटेंस इतना ही सेंटेंस होता तो एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ रिपोर्टिंग। आई एम आस्किंग वेरी इजी क्वेश्चन, बस मैं चेक कर रहा हूं दिमाग चालू है कि नहीं आपका। कम ऑन मैडम, इतना निराश मत करो यार मेरे को, दोस्तों यार प्लीज भाई साहब। 5 हाथ उठे हैं ले देके, चलो मैं अप्रिशिएट करता हूं उनको भी।
जी भाई साहब, क्या लगता है आपको? आप उसमें एक ही एक मिनट पे, पहले एक मिनट ध्यान देते हैं इस पे। ये एसोसिएट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, आपको मैं शायद मेरा सवाल नहीं समझ में आया। एसोसिएट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, तो अपन अपने एग्जाम्पल में सोचें, मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी तो इन्वेस्टर हुआ। तो आपको इतना बोलना था सर, आपके एग्जाम्पल में जैसे उदय कोटक बोल रहा होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक मेरा एसोसिएट है। अगर हम कोटक महिंद्रा, सॉरी, अगर हम लोग उदय कोटक की नजर से देखें, राइट, यही हुआ ना लाइन, एसोसिएट ऑफ रिलेटिव दिस रिपोर्टिंग एंटिटी। तो अपने को रिपोर्टिंग एंटिटी को एक साइड रखना है और उसका एसोसिएट ढूंढना है। तो हमारे जो आज के एग्जाम्पल थे उसमें तो अपन ऐसे बोलेंगे ना कि उदय कोटक इन्वेस्टर था, उसका एसोसिएट था कोटक। अब अगर आपको मेरा पैटर्न समझ में आया तो अब इसका एग्जाम्पल बताइए, ज्वाइंट वेंचर ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। तो मारुति सुजुकी के एग्जाम्पल में मारुति बोलेगा कि मारुति सुजुकी मेरा ज्वाइंट वेंचर। बस ये हो, अभी तक वहां तक पहुंचे, बैठिए सर, थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं। पर अभी उल्टा वाला तो नहीं आया है, क्योंकि मारुति सुजुकी को भी तो बोलना है कि मारुति मेरा वेंचरर है, या कोटक महिंद्रा बैंक को भी तो बोलना है कि उदय कोटक मेरा इन्वेस्टर है। वो यहां आने वाला है अभी। द इन्वेस्टिंग पार्टी, माफी चाहता हूं, इन्वेस्टर को इन्वेस्टिंग पार्टी बोल रहा है, इन्वेस्टिंग पार्टी और वेंचरर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रिपोर्टिंग एंटिटी इज एसोसिएट और रिपोर्टिंग एंटिटी ज्वाइंट वेंचर। क्या हुआ, लैंग्वेज समझे आप? एक ऐसा इन्वेस्टर या एक ऐसा वेंचरर जिसकी नजर में हमारी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, इन्वेस्टर के केस में हम एसोसिएट हैं और जॉइंट वेंचर के केस में हम लोग जॉइंट वेंचर है और वो वेंचरर है। वो लोग कुछ समझ में आया कि नहीं यार? बोलो ना यार। थैंक यू। सब कैमरे पे नहीं जा सकते। क्वेश्चन बना ले, डरते तो नहीं है? ग्रेट। 5 मिनट बाकी है। सब स्क्रीन पे ध्यान देंगे केवल, आंसर पे ध्यान नहीं देंगे। आप बोलोगे तो मैं इसके जैसा एक और करवा दूंगा, बट 1 मिनट देखो पहले। एक क्वेश्चन है आपके सामने, इतना ही है, प्लीज ध्यान दीजिए। ए लिमिटेड के, एक मेरी टिप, आपको टिप, एक सलाह, जल्दी में मत सोचना। और दूसरा वाला आपसे पहले बता देगा तो नर्वस मत हो जाना। इसीलिए सबको चिल्लाने की हक नहीं है यहाँ पे। शांति से सोचना, धीरे सोचना, ओवर कॉन्फिडेंट होके मत सोचना, और जल्दी में तो कतई मत सोचना, नहीं तो गलत आंसर निकलना तय है और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ए लिमिटेड होल्ड्स 51% ऑफ बी लिमिटेड। 1 मिनट, हाँ, ये पहला बात। आपको ना एकदम एक अर्जुन के समान एक काम करना है। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि मैं रिपोर्टिंग एंटिटी किसको रख रहा हूं, क्योंकि आप कंपनियों के नाम सुन सुन के परप्लेक्स मत हो जाना, अरे ये भी हो गया वो भी हो गया। आपको इतना स्टोर करने की जरूरत नहीं है दिमाग में। आपको पूरा रूट बताएंगे ये, और आपको सिर्फ एक पैटर्न पे फोकस करना है कि रिपोर्टिंग एंटिटी कौन सी। एट वन टाइम यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन वन रिपोर्टिंग एंटिटी। तो ए लिमिटेड होल्ड्स 51% ऑफ बी लिमिटेड। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आप समझो आप ए लिमिटेड के ही बस वो हो, अकाउंटेंट हो, मतलब ए लिमिटेड रिपोर्टिंग एंटिटी। तो ये पूरा केस आप तीनों पॉइंट पढ़ना जरूर, बट सिर्फ ए लिमिटेड की नजर से ही पढ़ना, दूसरे की नजर से मत पढ़ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। दैट्स द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू। दूसरी लाइन, बी लिमिटेड होल्ड्स 51% ऑफ ओ लिमिटेड। ये भी है, बट पढ़ना आपको एक ही नजर से है। बस रुकना, कोई बोलना मत, अपने अपने मन में रखना, किसी से ना कहना। और एक तीसरा एग्जाम, तीसरा वर्ड, जेड लिमिटेड होल्ड्स 49% ऑफ ओ लिमिटेड। तो ये तीन पंक्तियों में आपको नौकरी मिली है केवल ए लिमिटेड में। तो आपको ये तीनों ट्रांजेक्शन सिर्फ ए लिमिटेड की नजर से खड़े होकर देखना है, दूसरे की नजर से खड़े होकर मत देखना। इन अदर वर्ड्स, रिपोर्टिंग एंटिटी इज ए लिमिटेड। सबने अपना अपना आंसर मन में रख लिया? मैं अनाउंस करूं और फिर बताना कितने लोगों ने सही सोचा था। ए लिमिटेड की नजर से सही आंसर है, रुको प्लीज, बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है। क्यों है मैं नहीं बता रहा हूं,
सुनो, चुप चुप, बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है और ओ लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी है ए लिमिटेड के लिए, और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। कितने लोग ने ये सोचा था? वाओ, 90%। अब आते हैं रीजन पे। तो ए लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी क्यों है? सब्सिडरी। और अच्छे से बोलेंगे तो दैट रिपोर्टिंग एंटिटी कंट्रोल्स बी लिमिटेड। बोलो हाँ, डायरेक्टली। रिपोर्टिंग एंटिटी कंट्रोल्स बी लिमिटेड डायरेक्टली, देयरफॉर इट इज रिलेटेड। और ओ लिमिटेड इज ऑल्सो अ रिलेटेड पार्टी बिकॉज इट्स अ सब्सिडरी, बट अपन ऐसे बोलेंगे रिपोर्टिंग एंटिटी कंट्रोल्स ओ लिमिटेड इनडायरेक्टली। बस पूरे नंबर टिक मिल गए इंस्टीट्यूट से। अब बेटा 2 मिनट, ए लिमिटेड को छोड़ दो, निकल जाओ, नौकरी बदल दो अपनी। कहां नौकरी पे लग गए? बी लिमिटेड। तो रिलेटेड रिपोर्टिंग एंटिटी बी लिमिटेड। कूल कूल, वापस कसम खा लो, बस गलत जवाब नहीं दूंगा। आराम से सोचो, डबल सोचो। मैं 30 सेकेंड्स चुप, चुप बिल्कुल चुप। सबसे खास है ये, आराम से सोचो कौन कौन रिलेटेड पार्टी होगी और क्यों होगी, अपने मन में आंसर ढूंढ लो। बताने वाला हूं मैं। 30 सेकेंड्स चुप बिल्कुल सब। अब मैं बता रहा हूं आंसर, 2 मिनट हाँ। बी के लिए ऑफकोर्स, बी के लिए ऑफकोर्स ए रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि वो उसकी होल्डिंग कंपनी है, इट इज कंट्रोल्ड बाय ए लिमिटेड। बी के लिए ओ भी रिलेटेड पार्टी है, ओ भी रिलेटेड पार्टी है क्योंकि इट कंट्रोल्स द रिलेटेड, सब्सिडरी वाला रिलेशन होगा। अब आ जाते हैं, बची सिर्फ जेड, है ना? तो जेड में बी के पास तो कोई शेयर ही नहीं है ही नहीं ना, एक भी शेयर नहीं है। तो ना सब्सिडरी बनेगी ना इन्वेस्टर, कुछ भी नहीं। बस इतना ही आंसर था। कितने लोगों ने सही सोचा? ए और ओ बस। सुपर, 99% शायद। मैडम आप लोग कुछ और सोचे? पक्का ना? हाथ नहीं खड़े किए फिर आप। एनीवेज, अब बचता है कौन सी कंपनी? ओ लिमिटेड। नौकरी चेंज ओ के नजर से देखना है बेटा, सिर्फ ओ के नजर से। 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है प्लीज। ओ की नजर से, ओ की नजर से मैं धीरे धीरे सोच रहा हूं। आप लोगों ने, मेरे को लगता है, मन बना लिया होगा अभी तक। एक तो आप पक्का सोचोगे कि बी लिमिटेड उसकी रिलेटेड पार्टी है। पहले रिलेटेड पार्टी बोलना है बेटा, हाँ प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। बी लिमिटेड उसकी रिलेटेड पार्टी है क्योंकि वो उसकी होल्डिंग है, होल्डिंग है यानी उससे कंट्रोल हो रही है। इट इज कंट्रोल्ड बाय बी लिमिटेड। एक तो ये आंसर हो गई। अरे जेड, जेड, जेड बेटा, पहले जेड में 1 मिनट रुक रहा हूं। जेड भी होगी, और भी होगी कि नहीं मैं बताऊंगा बाद में, बस जेड पक्का होगी। बट जेड को वो क्या बुलाएगी कि तुम हमारे इन्वेस्टर हो जिसके लिए हम एसोसिएट हैं, राइट? राइट। तो बी हो गया, जेड हो गया। अब 1 मिनट के लिए रुकते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज प्लीज, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ओ के लिए ए भी होल्डिंग है क्या? इनडायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ ओ है वो, पेरेंट होल्डिंग हो गई ना, अल्टीमेट होल्डिंग। तो इसका आंसर बी भी है, जेड भी है, ए भी है, क्योंकि इनडायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ए है। अब आखिरी एंटिटी कौन सी बच रही है? जेड। अरे कहां गया, खो गया। हाँ, जेड के लिए एक तो पक्का है, ओ लिमिटेड रिलेटेड पार्टी, क्योंकि वो उसकी इन्वेस्टर है, वेंचर एसोसिएट। सुपर, वेरी गुड। मेरे को तो लगता है आगे कुछ नहीं और। सच है। ये देखो, जेड के लिए आगे कुछ नहीं है। देखो, ये देखो आंसर भी है। जेड के लिए सिर्फ ओ है, और कितना अच्छे से आंसर जो जो अपन डिस्कस किए ना सब दिया हुआ है इसमें, सब। बस बेटा आज के लिए इतना ही है। समझ आया? सच में? बताओ तो, AS18 की मुख्य आत्मा क्या सेंटेंस है?
AS 18 एक ही चीज चाहता है कि रिपोर्टिंग एंटिटी को रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना है। पर सबसे पहले पढ़ना है रिलेटेड एंटिटी, ये रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है। तो रिपोर्टिंग एंटिटी वो है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहे हैं। और आज हम लोग 5 विकेट में से 2 विकेट पढ़े, जिसमें शॉर्ट में बोलूं तो अगर मैं कॉपी में लिखवाता ना, अभी आखिरी लिखवाया नहीं, होल्डिंग सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, और हमारी एसोसिएट हमारी रिलेटेड पार्टी, हमारा इन्वेस्टर हमारी रिलेटेड पार्टी, हमारा ज्वाइंट वेंचर हमारे रिलेटेड पार्टी है, हमारा वेंचरर हमारे रिलेटेड पार्टी। इतना ही तक सीखे क्लास 4। थैंक यू।